बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, क्या मेरी आवाज़ आपके गोश गुजार हो रही है ऑनलाइन वालों? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं FAR2 के सब्जेक्ट को इस सेशन के लिए। ज़रा सा जो है वो ब्रीफ इस सब्जेक्ट के बारे में बताता चलूँ। इसकी पिछली 3-4 अटैम्प्ट्स में जो सिग्निफिकेंट चेंज आया है उस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करें। FAR2 का पेपर ना अगर पीछे जाओ तो उसका सिलेबस ओवर द पीरियड सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है ओवर द पीरियड। और करंट जो FAR2 का आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहा है ना, इसमें ऑलमोस्ट 50% CA फाइनल है। ठीक है ना। ये जो कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड है जिसमें एसोसिएट है, ठीक है ना, IAS 21 है, IFRS 9 है, ये अगर आप पीछे जाए ना तो ये 2021 से पीछे नहीं है हमारे पास। ये 2021 में ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं। इससे पीछे जो है वो अजीब व गरीब कोर्स हुआ करता था FAR2 का। उसमें बहुत जो है फजूलियात थी, उसमें पार्टनरशिप अकाउंट्स हुआ करता था, इस तरह की चीज़ें होती थी। ठीक है जी, तो ये सारे मामलात थे। करंट जो FAR2 का आप सिलेबस देख रहे हैं ये बड़ा प्रिसाइज, कंसाइज और अच्छा सिलेबस बना हुआ है। ठीक है जी, और पेपर भी उसके हिसाब से ही आता है। इस पर बात करते हैं सर। ये अकाउंटिंग का आपका तीसरा पेपर है। FAR1 पास होगा तो दोगे, ठीक है जी, और इंशाल्लाह ताला। और सबसे अच्छी बात इस पर्चे की है कि इसका कोर्स पूरे इंटायर कैफ के सिलेबस में सबसे ज़्यादा टेक्निकल है। ठीक है जी, टेक्निकल बहुत है। रिजल्ट आ जाता है इसमें, रिजल्ट आ जाता है 35-36% रिजल्ट आ जाता है। और क्यों, इसलिए रिजल्ट क्यों आता है? क्योंकि FAR1 जो बच्चा पास करके आया होता है ना, वो वैसे ही थोड़ा सा अकाउंटिंग के अंदर तेज़ होता है, तो जब उसको FAR2 पढ़ाया जाता है तो वो आराम से चीज़ें ग्रास्प कर लेता है और अच्छा खासा हिसाब किताब करके आ जाता है। और दूसरी बड़ी बात, इस पेपर की जिस तरीके से चेकिंग होती है ना, आप यकीन करें अगर सही चीज़ों के ऊपर पूरे सही काम करने के ऊपर नंबर मिले ना तो इसका रिज़ल्ट 10% भी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये पेपर ठीक ठाक टेक्निकल पेपर है। ठीक है जी, और ये याद रखना, आपका FAR2 जैसे बना हुआ होगा, CA फाइनल की बुनियाद उसके ऊपर ही डलेगी। CA फाइनल में एग्जामिनर जो टीचर होता है वो आपको ये नहीं कहता कि यार ये आपने जो है वो नीचे ये चीज़ पढ़ी है तो चलो मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ। इसके ऊपर 200 घंटे का कोर्स होता है। तो ये चीज़ें जो है वो आपने अच्छे तरीके से इसलिए भी पढ़नी है कि आपने ये पेपर पास करना है, और दूसरा बहुत थोड़े टाइम बाद आपने इंशाल्लाह CA फाइनल का मुंह देखना है। वहाँ पर भी जो पेपर होगा वो स्टार्ट ही यहाँ से होगा कि जी ये चीज़ें आप FAR2 में पढ़ चुके हो। बिलीव में मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी बंदा आके, कोई भी टीचर आके, जैसे हम यहाँ डेफर टैक्स पढ़ते हैं, मैं डेफर टैक्स के ऊपर तकरीबन 18 क्लासें लगाऊंगा। फाइनल में जब मैं डेफर टैक्स शुरू करता हूँ 2 क्लासों में कैफ की सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करता हूँ कि आपने कैफ में पढ़ा होगा, अब आगे से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कि इस पर्चे को आपने इस नीयत से भी पढ़ना है कि ये पर्चा आपका जो है वो आगे की फाइनल की पूरी जो है वो जो पेपर है FFR का वो रीढ़ की हड्डी है, वो उसके लिए पेपर बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अगेन क्या आपको FAR1 की चीज़ें इसमें याद होनी चाहिए FAR2 पढ़ने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। FAR1 में आपने जो चीज़ें पढ़ी थी हार्डली यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल होंगी, सिवाय PP के कि डेप्रिशिएट कैसे होता है, वो रिवैल्यू कैसे होता है, सिवाय इस चीज़ के। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है जी, हम सबको पता है, आमतौर पे जो है वो हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करते हैं, कॉस्ट मॉडल बहुत कम यूज़ होता है IP के लिए। भाई ये 2-3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई चीज़ भी नहीं चाहिए FAR1 वाली, ना आपको NPO चाहिए, ना आपको रेशोज़ चाहिए इधर। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ आपको PP का स्टैंडर्ड कुछ याद हो, नहीं याद हो तो मैं याद दिला दूंगा। ठीक है जी, यानी सर इसके लिए FAR1 की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, हाँ, लेकिन ये ज़रूरी बात है कि आप FAR1 अगर पास करके आए होते हैं तो आपको अकाउंटिंग समझ आ रही होती है, आपको पता होता है कि ये अकाउंटिंग किस तरीके से मैंने पढ़नी है। अच्छा जी, हमारे पास सर कोर्स में 3 हिस्से हैं। जिस तरह FAR1 में 3 हिस्से थे, FAR2 में भी 3 हिस्से हैं। पहला वहाँ पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था, यहाँ पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है 25 से 35 नंबर। ठीक है जी, ये अगर आप लोग लिखना शुरू कर दें और मेरा मुंह ना देखें,
यही इसी पे हमने एलिना बात करनी है मेरे बच्चे अभी थोड़ी देर में। अच्छा जी, अब सुनना ज़रा इस पे ये आज की इस पर्टिकुलर एरिया पे डिस्कशन पेपर के आखिरी दिन भी तुम निकालोगे ना, वो तुम्हारे लिए रेलेवेंट होगी। ठीक है जी भाई, इसमें है 3 हिस्से। ठीक है, कंसोलिडेशन, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अच्छा इसके मार्क्स पे ज़रा दोबारा जाना, 25 से 35। ठीक है जी, अच्छा 35 नंबर आमतौर पे इससे नहीं आते हैं, इससे आते हैं तकरीबन 18 नंबर का एक बड़ा सवाल होता है, और फिर इसके बाद 7 नंबर का एक छोटा सवाल होता है, 7, 8, 10 नंबर का एक छोटा सवाल आ जाता है। तो एक बड़ा सवाल आता है, इससे एक छोटा सवाल आता है। अच्छा, दुनिया जहान की अकाउंटेंसी बॉडीज उठा लो, कंसोलिडेशन का सवाल बड़ा लाजमी आता है उसमें। तो आईकैप का भी यही ट्रेंड चले आ रहा था। 2021 की 2 अटेम्प्ट्स, 22 की 2 अटेम्प्ट्स, 23 की 2 अटेम्प्ट्स, 24 की 2 अटेम्प्ट्स, 25 की पहली अटेम्प्ट में आईकैप के एग्जामिनर को ये सूझा कि भाई ये तो मेरा पर्चा है और मुझे तो चीज़ें चेंज करनी चाहिए। उसने पहली दफ़ा 18 नंबर का ये सवाल पूछ लिया। अब जब 18 नंबर का ये सवाल आया ना, तो लोगों की हालत ख़राब हो गई। यार अगर किसी को 1x पे मज़ा नहीं आ रहा, रिकॉर्डेड ले ले भाई, मैं इसमें स्पीड में नहीं बढ़ा सकता। 2-3 बच्चों ने कहा 1x पे मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो अब ये सुनना ज़रा गौर से। देखो, इसमें कंसोलिडेशन और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये दोनों एक ही टॉपिक है, ये एक साथ ही टेस्ट होते हैं। शाज़ व नादिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के ऊपर कोई 4-5 नंबर का सवाल आ गया तो आ गया, ये दोनों एक ही टॉपिक है। इसका मतलब यहाँ 2 टॉपिक्स हैं, एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आम तौर पे दुनिया की अकाउंटेंसी बॉडीज़ में दोनों सवाल टेस्ट होते हैं। हमारे पास चूंकि इतने मार्क्स की जगह नहीं है कि दोनों सवाल टेस्ट हो, तो इन दोनों में से कोई एक टेस्ट होता है। तो कंसोलिडेशन 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 मार्च की जब अटेम्प्ट आई ना, मार्च से पहले की, सॉरी सितंबर 24 की, उसमें आईकैप के एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया, फाइनल अकाउंट्स। अब मार्च में लोग डरे हुए थे, क्या पता फाइनल अकाउंट है, क्या पता कंसोलिडेशन है, फाइनल अकाउंट है, कंसोलिडेशन है, उससे क्या पूछ लिया, कंसोलिडेशन। तो इस दफ़ा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों। ये जो नीचे वाला टॉपिक है ना, इस पर लोग थूकते भी नहीं है। आप लास्ट जो फाइनल अकाउंट टेस्ट हुआ है ना, उसकी पासिंग परसेंटेज देंगे 10 से कम है। कितने? 10 से कम है। अच्छा, अब ज़रा एक चीज़ और सुनना, ये जो फाइनल अकाउंट्स का सवाल आया था ना 18 नंबर का, इसमें फाइनल अकाउंट्स के कितने मार्क्स से पता है? 5 नंबर। बाकी 13 नंबर आगे के स्टैंडर्ड्स की चीज़ें उसने फाइनल अकाउंट्स में डाली थी। एक एडजस्टमेंट IAS 21 की डाल दी, एक एडजस्टमेंट उसने IAS 41 की डाल दी। यानी फाइनल अकाउंट्स का सवाल ऐसा आया था कि अगर किसी बंदे को बाकी के स्टैंडर्ड्स नहीं आते तो वो ये फाइनल अकाउंट्स भी अटेम्प्ट ना कर पाए, ऐसा। अब इसका मतलब पता है क्या है, लोग आम तौर पे फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक छोड़ के चले जाते थे, छोड़ के नहीं करते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं करते फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक। वो कहते हैं यार छोड़ दो यार, ये आता है 6-7 नंबर का, 2-3 नोट्स हैं वो याद करके चले जाएंगे। और आम तौर पे ऐसा हुआ भी है। अब नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, अब आपको इसकी भरपूर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये मैं आपको बता दूँ, फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न इसी एरिया से निकलेगा। ये वो एरिया है जिसमें मार्क्स निकलते हैं, लोग पास होते हैं कंसोलिडेशन सही करके, कंसोलिडेशन में अच्छे खासे नंबर निकल आते हैं। 18 नंबर के सवाल में कोई 23-24 मार्क्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, नंबर निकल आते हैं। तो इस एरिया से कितने सवाल आने हैं? आना 2 सवाल, एक बड़ा एक छोटा। लेकिन मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि इससे एक बड़ा एक छोटा नहीं, बल्कि 2 बड़े सवाल आएंगे और मैं दोनों पे उसी तरह तैयारी करूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमारे पास सर 25 से 35 नंबर के ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं? आपने अभी तक पीपी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ा है ना। अब कुछ नॉन करंट एसेट्स, स्पेशलाइज्ड नॉन करंट एसेट्स हैं, वो ये हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए। ठीक है जी। IFRS 9, 19 नहीं है, 9 है यार ये। ठीक है जी, IFRS 9 25 ये 25 से 35 का ही। IFRS 9 जो है ना, वो CA फाइनल में पढ़ोगे ना तो 36 क्लासेस में पढ़ोगे। कितने? एवरेज क्लास का ड्यूरेशन 2.5 घंटे का, तो तकरीबन कोई 75 घंटे का टॉपिक है ये।
और उसका सिर्फ 5 से 6% हिस्सा आपके कैफ में, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये एग्जामिनर का इतना फेवरेट एरिया है कि इस पे 5 अटेम्प्ट उठाओ तो 4 में आपको सवाल नज़र आ जाएगा, लेकिन इसका सवाल 8 नंबर से ज़्यादा नहीं आता। T1 का मतलब क्या है? T1 का मतलब क्या होता है जी? T1 का मतलब है टेस्टिंग लेवल 1, 8 नंबर से ज़्यादा का सवाल नहीं होगा, ठीक है जी। T2 अप टू 20 मार्क्स पूछा जा सकता है। आपके लेवल पर सिर्फ T1 T2 ही है। P क्या है? P1 आई कैप की प्रोफिशिएंसी, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में जो चीज़ लिखी है ना, बस आपने यही चीज़ पढ़नी है, इसी पे सवाल बनेगा, इसके डिफ़िकल्टी लेवल से ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल नहीं होगा। P2 का मतलब क्या है? P2 का मतलब है आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में लिखे हुए रूल्स, बस आपने रूल्स सीखने हैं, एग्जामिनर आपको बताएगा कि उसने क्या पूछना है, ठीक है जी। तो P2 का मतलब सवाल मुश्किल होगा। P1 आपके कोर्स में मेरा नहीं ख्याल है कि किसी एक सिलेबस के कंटेंट पे P1 है, सब पे P2 ही है। P3 आपके उसमें नहीं है। P3 कब आएगा? CA फाइनल में बता रहा हूँ। IAS 38 है इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है जी। और SIC इज़, ये भी मैं चलो डिटेल में बता रहा हूँ। देखो एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS, उसमें सारे जो है वो रूल्स लिखे थे। IAS 23 पढ़ा है तुम लोगों ने बोरिंग कॉस्ट के ऊपर, ऐसा है? किसकी पढ़ी है बोरिंग कॉस्ट? बिल्डिंग की पढ़ी है या प्लांट की पढ़ी है या मशीनरी की पढ़ी? किसकी बोरिंग कॉस्ट? सबकी भाई। एसेट कोई भी हो सकता है, नॉन करंट एसेट हो, इवन इन्वेंट्री भी हो जिसको बनने में 6 महीने से ज़्यादा लगता हो, ऐसा है। अब एक स्टैंडर्ड है इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स का जब स्टैंडर्ड बना तो इंटेंजिबल की डेफिनेशन है, उस पर बहुत सारे स्टैंडर्ड, बहुत सारे एसेट्स इंटेंजिबल की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, उसके लिए रूल्स लिखे हुए। तो जब जिंदगी आगे गई तो लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई। उन्होंने कहा हमारी तो वेबसाइट पे भी खर्चा हो रहा है, और वेबसाइट का एक डोमेन नेम है, वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सेल्स करेंगे, इससे आगे वेबसाइट के थ्रू हमें कस्टमर्स मिलेंगे, ठीक है जी। वेबसाइट हम अपनी मार्केटिंग के लिए भी यूज़ करेंगे, लेकिन सर मेजॉरिटी हम अपनी वेबसाइट इसलिए रख रहे हैं ताकि इसके थ्रू हम ऑर्डर्स लें और उनको क्या करें, गुड्स बेचें। तो फिर स्टैंडर्ड से लोगों ने पूछा, ISB से पूछा कि जी इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो हमारा खर्चा हुआ है, आया इसको हम इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं? तो उन्होंने कहा IAS 38 देख लो। उन्होंने कहा IAS 38 में क्लियर इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल नहीं है। तो फिर ISB को क्या करना पड़ा, सिर्फ इस एक इशू के ऊपर एक छोटा सा स्टैंडर्ड बनाना पड़ गया उसको। तो इस छोटे से स्टैंडर्ड को IAS 38 के नीचे रखा जाता है। हम कहते हैं जी IAS 38 है, उसके नीचे एक स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी है ये, ठीक है जी। उसने एक इशू को सिर्फ डिस्कस किया हुआ। तो SIC 2 पेज का होता है जिसमें एक इशू होता है और एक उस पर डिसीजन होता है, बस। आपके कोर्स में 2 SICs हैं, एक SIC ये है और एक SIC का नाम तब्दील हो चुका है। पहले IAS और SIC होते थे, अब क्या है, अब IFRS है, और SIC का नाम तब्दील होके IFRIC हो चुका है। IFRIC इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, ठीक है जी। अब ये क्या है जी, SIC ये एक इशू के ऊपर होंगे। IAS में सारे इशूज होंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई होंगी। SIC या IFRIC में क्या होगा, 1 सिंगल अकाउंटिंग इशू विल बी डिस्कस्ड। अब बताओ जब IAS 38 चेंज होगा, उसमें चेंजेस आएंगी, इंप्रूव होगा, ये SIC खत्म हो जाएगा और ये IAS 38 के अंदर चला जाएगा। फिर हम IAS 38 के अंदर किसी पैरा में पढ़ रहे होंगे वेबसाइट डेवलपमेंट। अभी जब तक IAS 38 को ISB ने उठा के मेजरली चेंज नहीं किया है, इसको क्या रखा हुआ है हमने, अलग रखा हुआ है, ऐसा है। अच्छा जी, अब बताएं जी, लीज है, इंटेंजिबल्स है, एग्रीकल्चर है, बढ़े आगे जी। 4 स्टैंडर्ड हैं, कितने, 25 से 35 नंबर। सर इसमें से कौन कौन से लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट हुए? सब टेस्ट हुआ है, ठीक है। कोई MCQs में आ जाता है, कोई बड़े सवाल में आ जाता है, कोई छोटे सवाल में आ जाता है। इंटेंजिबल से एग्जामिनर को प्यार हो गया है। आप पिछली 6 अटेम्प्ट उठाएं, 6 के 6 में आपको ये मनूस नजर आएगा, और उसने वो चीजें पूछी हैं कि आप पूरा स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद पूछते हो यार ये चीज यार पूछ ली यार, ये मैं 2 लाइनें छोड़ गया था, इस पे भी आ गया सवाल। ये मैं आपको बता दूं, इतनी गहराई में वो टेस्टिंग कर रहा है इस वक्त। अच्छा जी, फिर हमारे पास सर हमारा तीसरा एरिया आता है अदर स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स। नहीं, उसके अंदर और चीजें डाल के वो लॉन्ग में पूछ लेता है।
T1 T2 के चक्कर में एक बंदा 8 नंबर में इंटेंजिबल छोड़ के चला गया, 16 नंबर का सवाल पेपर के पीछे आखिरी सवाल चिपका हुआ होता है, ठीक है ना। वो कहता है आओ बेटा ज़रा, ठीक है जी, कोई मसला नहीं, लैग करिए तो थोड़ी देर में सेट हो जाएगी अबू सर। अच्छा जी, अदर स्टैंडर्ड हमारे पास है 40 से 50 नंबर। अब ये है एक गटर, ये रुक गया यहाँ पर, हैं आधा तो यही पेपर है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जी, ये 40 से 50 नंबर में क्या पूछेगा एग्जामिनर, ये 6 चीज़ें हैं और आप यकीन करो इनमें एक ये छोटा स्टैंडर्ड है, ठीक है जी, और ये रीज़नेबली छोटा स्टैंडर्ड है, ठीक है, यानी ये दरमियाना स्टैंडर्ड है। बाकी सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिस पे कम से कम 15-15 क्लासें लगती हैं। इस पे बात करते हैं अब्दुल्ला भी। हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं सोच के आया हूँ, हम डिस्कस करेंगे अभी। अभी बिल्कुल खामोशी से हमने जो है वो इस उसको देखना है, कोर्स को पहले देखना है, फिर हम इस पर बात करते हैं। बड़े आगे अब सर इसमें थ्योरी आती है, आखिरी टॉपिक थ्योरी का है। हाँ हाँ, 8-8 नंबर के सिनेरियो पूछता है भाई। अगर आपको इस पूरे कोर्स में कोई चीज़ ऐसे लगे ना कि ये तो मछली की दुम है, ठीक है ना, तो कहेगा ये मछली पकड़ते ही दुम के लिए, ठीक है। हाँ? एक से नहीं, एक कोड ऑफ एथिक्स है ऑडिटर्स के लिए, वो आप ऑडिट में पढ़ोगे, एक कोड ऑफ एथिक्स है अकाउंटेंट्स के लिए, ठीक है जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 जगह काम करता है ना, एक इंडस्ट्री में काम करता है, एक फर्म में काम करता है। तो कोड ऑफ एथिक्स के भी 2 हिस्से हैं। कोड ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि प्रैक्टिस में है, यानी फर्म चला रहे हैं, और कोड ऑफ एथिक्स ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दैट वर्क फॉर इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री के लिए जो ये हम इंडस्ट्री वाला पढ़ेंगे, ऐसा है। ये उतनी डिटेल में नहीं जितनी डिटेल में आप ऑडिट में पढ़ोगे, ये बड़ा बेसिक्स है। हाँ बिल्कुल, इस पर बात करते हैं बेटा, आप रुक जाओ जरा, हम जब सारी बातें करते हैं। ये हो गया, चालीस से 50 मतलब ये FAR 2 है, ठीक है। वेरी गुड, बच्चे ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है कि मैंने R1 में एक लंबा सवाल छोड़ दिया तो सफाई के नंबर मिलेंगे। हाँ बेटा, आप पूरा पेपर ही छोड़ देते तो सफाई के आपको नंबर इतने मिल जाते कि आपका FAR 2 भी एग्जाम्ड हो जाता। जो डिस्कस, अच्छा एक चीज़ और दिमाग में रखना, एक बच्चे ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि ये जितने आपने स्टैंडर्ड बताया इसमें प्रैक्टिकल सवाल आते हैं थ्योरी वाले। अच्छा, एक स्टैंडर्ड है डेफर टैक्स का, ठीक है, IAS 12 ये आ रहा है ना, इनकम टैक्सेस। तो इनकम टैक्स पे सवाल आता था, हर साल आता था। एक अटैम्प्ट में एग्जामिनर ने सिर्फ एक शोशा छोड़ा, एक सवाल दे दिया थ्योरी का, डिस्कस करें। 5% लोगों ने पासिंग मार्क्स लिए, 95% पासिंग मार्क्स भी नहीं ले पाए। हत्ता कि सवाल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, वही काम जो नंबर्स में कर रहे थे वो किस में आ गया, वो डिस्कशन में आ गया। तो भैया ये डिस्कस वाला हर टॉपिक के अंदर ना एक आध सवाल कर लेना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा हाँ, अब देख लो कैश लो थ्योरी में आ गया। अच्छा, अब वो भी किसी को ना लिखने आए
तो फिर आगे बढ़े हम दोस्त, रमज़ान है। इसमें से कौन से सवाल ज़्यादा टेस्ट होता है? अच्छा, इसमें 20 नंबर एवरेज टेस्ट होता है, 18-20 18-20 18-20। ऊपर वाला मैं वैसे एक एक करके बता देता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, इसमें आते हैं 2 पार्ट्स, एक में नंबर्स वाला पार्ट होता है, एक डिस्कशन वाला पार्ट होता है, ठीक है जी। फिर आ जाओ ऑपरेटिंग सेगमेंट, ये टेस्ट होता है 8 नंबर के लिए, और इस पर एग्जामिनर ने लिटरली बहुत अच्छे सवाल बनाए। और यकीन करो अगर ये स्टैंडर्ड आपने उतना ही पढ़ा हो जितना पास पेपर में आया है, तो इंशाल्लाह आपको हर दफ़ा जो है पास पेपर देखने पड़ेंगे हर अटैम्प्ट के लिए आने वाली, ठीक है ना। तो ये वो बार बार तब्दील करता जा रहा चीज़ें। अच्छा, डेफर टैक्स पे एक टीचर हैं, बड़े मशहूर टीचर हैं, FAR 2 भी पढ़ाते हैं, ऑडिट अकाउंट्स भी पढ़ाते हैं, कॉस्टिंग भी पढ़ाते हैं। तो मेरी उनसे अक्सर बात हो रही होती है, तो उन्होंने मुझे भी लेटली कॉल की। उन्होंने कहा यार आपको नहीं लगता IAS 12 अब एक ऐसा स्टैंडर्ड बन गया है कि जिसमें एग्जामिनर ने बच्चों की जब बजानी होती है तो वो इस स्टैंडर्ड में कुछ भी डाल सकता है। मैंने कहा मुझे तो पूरा कोर्स ऐसे लगता है, लेकिन हाँ IAS 12 एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि जिसके अंदर अगर एग्जामिनर का मूड ख़राब हो ना तो वो कुछ ऐसी चीज़ें डाल देगा, और ये कोई ये भी नहीं बोल सकता कि कोर्स में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इस पूरे सिलेबस का सबसे मुश्किल स्टैंडर्ड IAS 12 और IFRS 15 है, ये दिमाग में रखना, ये 2 हैं ग्रैंड स्टैंडर्ड्स। अच्छा जी, फिर हमारे पास सर ये IAS 1037 है, इसमें डिस्कस वाले सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा जी, ये हो गया हमारा जी सारा हिसाब किताब। फिर सर इस पे ना मैं ये वाई पीपल फेल पे मैं बात नहीं करना चाह रहा, मैं एग्जामिनर को बात करने देता हूँ। पहले इसके रिजल्ट्स देख लो, रिजल्ट देख लो भैया। ये क्या है सर, ये जो बराबर में नंबर आ रहे हैं 93 हाईएस्ट नंबर है जिसमें इस अटेम्प्ट में जिस बच्चे ने ली। ये कहाँ से आपको पता चले? एग्जामिनर कमेंट्स में लिखे हुए, ठीक है जी। 91 मिले एक बंदे को, 1 सितंबर 21 का अटेम्प्ट है, एक बच्चा 97 नंबर ले गया। इस बच्चे का नाम था मुजम्मिल। ये हमारा एक ऑनलाइन स्टूडेंट था, उसके मार्क्स आ गए कितने? 97, 97 नंबर। अब खुद सोचो 97 नंबर FAR 2 जैसे पेपर में आ सकते हैं? मशीन से भी पेपर दिलवाओ ना, वो भी गलती करेगा। आप एक काम करें ना, आपके पास कोई भी जो इस वक्त जो है वो GPT का वर्जन चल रहा हो, हाईएस्ट पॉसिबल वर्जन GPT का चल रहा हो, O1 चल रहा हो, उसका भी प्रो वर्जन चल रहा हो, $200 पर महीने पे आपको मिलता हो, ठीक है जी। 50 कमांड सिर्फ एक्सेप्ट करता हो, उस पर भी FAR 2 का पेपर डाल दो ना, 97 नहीं ले सकता। तो ये 97 कैसे आ गया उसके? इसलिए कि इस पेपर में 100 नंबर से ज़्यादा अवेलेबल थे। कंसोलिडेशन में 18 नंबर के सवाल में 22-23 अवेलेबल थे। उसे कंसोलिडेशन में एक गलती भी की होगी, तब भी उसको पूरे 18 मिल गए होंगे। तो उस बंदे ने हर जगह से नंबर समेटे। और आगे आ जाओ सर, 93 वेरी गुड। अब देखो, अब मैं यकीन करो मार्केट में एक बंदे की वीडियो देख रहा था, वो अपने बच्चों को ये कह रहे हैं कि जी सितंबर में चूंकि पर्चा मुश्किल आता है। यार ये कहाँ से आ रही है बातें? एक कह रहा है मार्च में मुश्किल आता है, एक कह रहा है सितंबर में मुश्किल आता है, तो तुम लोग फरवरी में दे दो। ये कोई तुक वाली बात है यार। अब इसको देख के क्या लग रहा है कि मार्च में पर्चा मुश्किल बनता है? अच्छा, लेकिन ये मार्च में 91 भी आए लोगों के। अच्छा, अब आप रिजल्ट देखें तो आप लेटली रिजल्ट देखें, 45, 46, 40, 42, 35। ये 35 बुरा रिजल्ट है। इसमें लोग पास क्यों हो जाते हैं? 2 बातें, एक तो FAR 1 पढ़ कर आ रहे होते हैं तो सामान जो है ना वो मट्टी छन के आ रही होती है, ऊपर मोटे वाले पत्थर ऊपर रह गए होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो बारीक मिट्टी होती है ना, इससे घर बन जाते हैं, पत्थर होते हैं तो मसला करते हैं। तो एक तो आप लोग जो है वो छन के आए होते हैं। दूसरा ये कि सर इसके अंदर चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, लेकिन अगर आपने एक रीज़नेबल तैयारी कर ली ना तो आप पर्चा निकाल लेते हो। ये बात है इसके अंदर। 40-45% रिजल्ट आ जाता है। कॉस्टिंग याद आ रहा है? पूरे टाइम आपकी कुत्ते वाली हालत होती थी, लेकिन जब आप रिजल्ट को देखें तो हैं FAR 1 लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो आसान है, फिर वो काम ख़राब करके जाता है काम। अच्छा जी, अब आप देखें एग्जामिनर कमेंट्स। ये हैं एग्जामिनर के लास्ट अवेलेबल कमेंट, क्योंकि अभी मार्च 25 का तो उसने नहीं दिया है, रिजल्ट नहीं दिया, तो उसके बाद जब उसके कमेंट आएंगे तो हम देखेंगे। सितंबर 24 में एग्जामिनर क्या कमेंट दिया। उसने कहा जनाब द पास रेट फॉर दिस सेशन स्टैंड एट 45%,
क्लोजली अलाइनिंग विद द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 46, ठीक है जी। दिस रेट एक्सीड्स द रोलिंग एवरेज ऑफ रिसेंट सेशंस। रोलिंग एवरेज का क्या मतलब होता है? यानी पास्ट में बहुत बुरे रिजल्ट आए तो ये एक अच्छा रिजल्ट है जिससे एवरेज क्या हो गया, रोलिंग एवरेज कहते हैं जनाब। रोलिंग एवरेज का आइडिया, मिसाल के तौर पर आपके पास हफ्ते के पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन आपके पास 12 आ गए, तो अब एवरेज कितना हो गया 2 दिनों का 11। तीसरे दिन आपके पास जो है वो 3 दिन का हम एवरेज लेंगे, तीसरे दिन आपके पास 14 रुपये आ गया, अब 3 दिन का एवरेज ले रहे हैं हम। फिर जब आपके पास चौथा दिन आया तो हमने कहा चौथा दिन ऐड करो, पहला काट दो, तो हर अगला दिन जो ऐड होता है पिछला क्या करते हैं। ये इन्होंने मेरे ख्याल में 5 अटैम्प्ट्स का जो है वो रिजल्ट लिया है, और 5 अटैम्प्ट्स में पीछे रिजल्ट बुरे आए होंगे, तो ये रिजल्ट अब अच्छा आ रहा है, तो ओवरऑल एवरेज क्या होता जा रहा है। अच्छा फिर वो कह रहा है रिफ्लेक्टिंग द रीसेंट पॉलिसी चेंज बाय अलाउइंग ओनली दो स्टूडेंट्स हु पास्ड FAR1 टू अटेम्प्ट FAR2। उसने कहा एक मेजर रीजन ये है। अब नीचे पढ़ो, द क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज वेरीड while several examiners achieved scores in the 80s and even 90s, selective study was apparent. Only 14% examinees passed in question number 8। ये वो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन था, ठीक है जी। अब examinees should remember that building a well-rounded grasp of the syllabus is essential for better and overall performance। देखें मार्केट का ट्रेंड अभी तक तब्दील नहीं हुआ है, लोग अभी भी बच्चों को पढ़ाते हैं पास पेपर से, ठीक है जी, पास पेपर से पढ़ाते हैं, जबकि मेरे हिसाब से सबसे फोरमोस्ट और प्राइम चीज़ होनी चाहिए पढ़ाने के लिए ICAP की बुक। ICAP की बुक को आपने कवर करना है इंटायरली, उसकी एक एक लाइन को कवर करना है आपने। अगर आपने नहीं कवर किया ना, आप सिर्फ पास पेपर्स करके चले गए और आपने अपने टीचर पे इनसार किया कि यार ये जो बंदा पढ़ा रहा है भाई इसका 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 35 साल का, 70 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इस पर रिलाई करूंगा और मैं पास पे, आप फेल हो जाओगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, आपको ICAP की किताब सामने रखनी है, उसमें 2 लाइनें लिखी हुई है, सर ये 2 लाइनें आपने नहीं पढ़ाई हैं, इसको एक्सप्लेन करें। या तो टीचर तुम्हें कहेगा ये आगे आ रहा है, या वो कहेगा ओ सॉरी बेटा मैंने मिस कर दिया, इसको हम पढ़ा देते हैं। मैं आपको आज बता दूं, अगर आपने FAR2 का पेपर पास करना है, ICAP की स्टडी टेक्स्ट की एक एक लाइन को आपने कवर करना है, ठीक है जी। आपको मैं कहूंगा मेरी किताब लेना है, आपने परचेज करना है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरी अपनी किताब से ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब कौन सी होगी? ये एक ईमानदारी और खुलूस वाला कमेंट है जो मैंने आपको दिया है, ठीक है जी। ये नहीं कह रहे कि जी मेरी किताब है वो ICAP से इतने 100 गुना बेहतर है, नहीं 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 दोस्त, नहीं। मेरी किताब है प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट में क्लास में आपको दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको क्लास में दूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए मेरी किताब आपको रेफर करनी पड़ेगी, और मेरे कॉन्सेप्ट सारे के सारे उस बाउंड्री को फॉलो करेंगे जो ICAP की किताब में सेट की है। ये मैं आपको आज बता दूं, ICAP के एग्जामिनर के पास वो डॉक्यूमेंट जिसको सामने रख के वो पर्चा बनाता है वो आपकी किताब है। और अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि ICAP की किताब बहुत बुरे तरीके से ड्राफ्ट हुई हुई है, इसमें गलतियां हैं, नो डाउट उसके अंदर कुछ जगहों पे गलतियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किताब फारिग है। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है जी। किताब आपने हाथ में रखनी है, ICAP की वो सॉफ्ट कॉपी में रखना है तो रख लेना, मैं अपनी किताब हार्ड कॉपी में भी दे दूंगा, सॉफ्ट में भी दे दूंगा आपको, ठीक है जी। आप दोनों चीज़ों को अपने सामने रखेंगे। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? जो मैं बताऊंगा। सर बाकी क्या करेंगे? ICAP की किताब को किस लिए सामने रखेंगे? इसलिए कि यार मैं उसमें से चीज़ें देखूं, सर ने कहीं गलती से कोई चीज़ छुड़वा तो नहीं दी है, ऐसा है। अच्छा सर ऐसा कैसे होगा कि आपको इतने सालों का तजुर्बा और आप चीज़ छुड़वा दें? भाई मैं इंसान हूँ, ठीक है, और ये कोई भी बंदा क्लेम नहीं करे कि आप निकाल लें और निकलेगा ही नहीं कभी। मैं आपको बोल तो रहा हूँ, नहीं भाई, 2 अटेम्प्ट पहले मैं आपको बताया ना, मैं कॉस्टिंग की सेशन ख़त्म किया, बच्चे ने मुझे कॉल किया कि भाई सर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जनरल एंट्रीज नहीं पढ़ाई है, वो हमारी किताब में। मैंने कहा अच्छा जनरल एंट्रीज हैं किताब में, ये कब डली हैं? तो पता चला 2 अटेम्प्ट पहले किताब चेंज हुई थी, उसमें जनरल एंट्रीज पढ़ी हुई हैं। मैं नहीं करा पाया, मैं मिस कर गया। भाई मैं इंसान हूँ, ठीक है जी। आपने मुझे जगह जगह एवेल्यूएट करना है कि सर आपने ये नहीं कवर कराया, ये नहीं कवर कराया, और इस पर मुझे कभी भी माइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि यार अब तुम मुझे बताओगे मैंने क्या पढ़ाना है। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं शायद कोई ऐसी चीज़ मिस कर दूँ, अनइंटेंशनली मिस कर दूँ, मुझे नहीं पता हो, आप मुझे उसको बताएंगे कि यार ये आपने नहीं पढ़ाया, और मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, हाँ बेटा, या मैं बता दूंगा बेटा ये आगे डेफरटेक्स के साथ हम कवर करेंगे या फलां के साथ हम कवर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम ऑल टुगेदर क्या कहें, नहीं भाई ये कोर्स में नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वर्डिंग्स CA के लिए नहीं बनी है। अच्छा जी, अब आप देखें ज़रा ये लाइन पढ़ें,
it is imperative to emphasize that while past papers can serve a useful tool in the exam preparation, exclusive reliance on them is not advisable. चमाट मारी आई कैप नहीं, और किस चीज पे चमाट मारी है? इस फैक्ट के ऊपर कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार आज तक पास पेपर में नहीं आया, या आज तक एग्जामिन नहीं हुआ। यार आप लास्ट अटेम्प्ट के पेपर 2 पेपर उठाओ, आप यकीन करो उसमें जितने भी सवाल हैं, एक भी सवाल उस एरिया का बता दो जो उससे पहले एग्जामिन हुआ, सारे नए एरियाज पे उसने सवाल पूछे। आप लीज के सवाल देख लें, ओवर द पीरियड कितने तब्दील हो गए। आप उठाएं IAS 23, आप उठाएं कंसोलिडेशन, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा आज से 4-5 अटेम्प्ट्स पहले के पर्चों। ठीक है जी, बता रहा हूं, थोड़ा फिर रुक जाओ। अच्छा जी, फिर हमारे पास है सितंबर 2023 की अटेम्प्ट। इसमें भी एग्जामिनर क्या कह रहा है? इट इज इंपेरेटिव टू एम्फेसाइज दैट व्हाइल पास्ट पेपर्स सर्व अ यूजफुल टूल इन द एग्जाम प्रिपरेशन, एक्सक्लूसिव रिलायंस इज नॉट एडवाइजेबल। एक तो उसने कहा भैया आप ICAP की किताब का पूरा सिलेबस देख के आओ, ठीक है जी, और यहाँ के ये रोना नहीं डाल देना कि ये तो आज तक नहीं आया था, ऐसे कैसे पूछ दिया 18 नंबर का। यही हुआ ना सितंबर 24 के अंदर, उसे क्या किया, फाइनल अकाउंट्स का सवाल पूछ लिया, लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी, ये क्या तरीका हो गया, ये क्या हिसाब किताब हो गया। और भाई अल्लाह के बंदों, पास पेपर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर आप पास पेपर से सिलेबस निकाल के जा रहे हो कि जी यही चीज़ें टेस्ट होंगी, तो फिर आपका दिमाग ख़राब है। अच्छा, एक चीज़ और, उसने कहा जनाब एक बहुत बड़े लेवल ने पर्चा इसलिए पास नहीं किया कि उनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही, अब मैं देखो बच्चे को ये कहता हूँ कॉस्टिंग में MFA में प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, FAR2 के पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग का कंटेंट बहुत है। वो आपसे हर सवाल में कहता है डेफिटेक्स का नोट बनाओ, ठीक है जी, फलां का नोट बनाओ, फलां के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, वो बगैर फॉर्मेट के नहीं बनते हैं। तो आपने यहाँ पर फॉर्मेट का क्या करना है, ख्याल रखना है आपने, ठीक है जी। ये मैं आपको बताता चलूँ कि कंसोलिडेशन के सवाल में ऊपर हेडिंग डालना, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी, जाहिद लिमिटेड, एज एट फलां फलां डेट, ये 3 चीज़ें लिखने का 1 नंबर है। फाइनल अकाउंट्स के ऊपर ये 3 चीज़ें लिखने का 1 नंबर है। अच्छा जी सर, क्या मुझसे यहाँ एक्सपेक्ट किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मुझे आती है, वो बनाने को आ सकती है? हाँ आ सकती है, जबकि वो आपने पढ़ा कब है, पीछे पढ़ा है। तो ये 1 आध 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बनाने आ जाती हैं बाज़ औक़ात, ठीक है जी। IAS 8 का नोट आ जाता है बाज़ औक़ात, ठीक है जी, तो वो हम यहाँ साथ साथ पढ़ भी लेंगे, ठीक है जी। सर उसने 23 में भी यही कहा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट to note that past papers can be helpful for exam preparation but should not be relied upon exclusively, as current exams may cover topics or variation that have not been covered in the, ये मैंने आपको 4-5 पिछले अटेम्प्ट के कमेंट्स बता दिए। वो बार बार कह रहा हूँ मनुष्यों छोड़ दो पास्ट पेपर्स को, उस पर 100% रिलायंस नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, ऐसा है। अच्छा चलो, आज मैं एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं क्या समझता हूँ कि इस दफ़ा FAR2 के पेपर में क्या आ सकता है। यकीन करो 99% चांस है वो गलत साबित हो, ठीक है जी, हैं नहीं, मैं कहाँ लगता है, तुक्का लगता है ना, वो तुक्का ही होता है और क्या होता है। अच्छा हैं, स्ट्रॉन्ग हंच भी बेकार बात है। अच्छा, हमने कहा अल्लाह में बेहतरीन तरीके से गाइड करना। अच्छा जी, अब ज़रा हम डिस्कशन करते हैं कि सर हमने इस कोर्स को कैसे लेके चलना। ये क्या हो गया भाई, अच्छा देखो, इस वक्त हमारी क्लास में बच्चा बैठा हुआ है, मैं चेक करता हूँ कितना हमारे पास लाइव बैठा हुआ है, 90 के करीब स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ये पूरा कोर्स आपको यहाँ लाइव पढ़ाऊँगा, लेकिन मेरे ना कुछ खदशात हैं, वो दूर कर दो। वो खदशात ऐसे दूर करो, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं पहले बोल लूँ, फिर उसके बाद कमेंट पास कर। देखो मेरी बात सुनो, मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ना मैं एक पॉइंट पे नहीं पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन अभी जब मैं CA फाइनल में बच्चे देख रहा हूँ ना,
जिन जिन अटैम्प्ट्स मैंने नहीं पढ़ा है, उस अटैम्प्ट में मुझे लगता है कि यार नहीं, जब फाइनल का पढ़ाने वाला टीचर है ना, उसी को नीचे FAR2 पढ़ाना चाहिए। ठीक है, मैंने प्रीमियम लेक्चर्स बनाए थे, अभी बनाए के रखे हुए हैं। उस प्रीमियम लेक्चर के टोटल ड्यूरेशन है 115-120 घंटे, और जितने बच्चे उससे पढ़ते हैं ना, 1% की शिकायत नहीं करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है सर, बेहतरीन आपने करा दिया, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको इसलिए ये सेशन लाइव पढ़ा देता हूँ, ईमानदारी से आप आने वाले बनना, आप आना। मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट को जितने डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा ना, आपका पेपर नहीं रुकेगा, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। लेकिन ये ना हो ना कि मैं आऊँ और कल ये मौलाना साहब जो है ना वो शॉर्ट्स पहन के इधर बैठे हों और बाकी क्लास गायब हो। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें मैं कुछ बातें बोलूँगा। भाई मैं वीक में लूँगा 4 क्लासेस, ठीक है जी, 4 क्लासेस में लूँगा वीक की, और मैं एक सेशन रिकॉर्डेड दूंगा आपको हर वीक में। ठीक है जी, एक सेशन में आपको रिकॉर्डेड दूंगा। ठीक है जी, और ये रिकॉर्डेड सेशन होगा मोस्टली प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। ठीक है जी, जिसमें प्रैक्टिस हुई होगी, मैं कोशिश करूंगा इसमें मैं कोई कॉन्सेप्ट ना दूं। ठीक है जी। वक्त आगे बढ़ेगा, मुझे शायद कोई एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े तो मैं इधर क्लासेस 5 कर दूंगा। ठीक है जी, और मैं यहाँ पर सेशंस 2 कर दूंगा, लेकिन वीकली 2 से ज़्यादा सेशंस मैं आपको रिकॉर्डेड नहीं दूंगा। ठीक है जी, ये मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि जब क्लास में आप लोग आते हो ना, और ऑनलाइन और ये लाइव मिला के ना 10 बच्चे रह जाते हैं, और वो 10 बच्चे होते हैं वीक, स्लो बच्चे होते हैं, तो उसी के हिसाब से पूरा कोर्स फिर पढ़ाया जा रहा होता है। तो बच्चा जो तेज़ है उसको परेशानी होती है कि यार सर ने पूरी क्लास में एक सवाल कराया बस, और अगर वो 10 बच्चे बहुत तेज़ हों तो फिर वो, लास्ट टाइम मेरे पास FAR2 में 1200 बच्चा था, आप यकीन करें मैंने 20% कोर्स भी लाइव नहीं पढ़ाया था, एक बच्चा भी डिससेटिस्फाइड नहीं किया। लेकिन यार आप पढ़ने वाले बनो, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस कोर्स को अपडेट कर दूँ। पक्का जी, आने वाले बनोगे? चलो इंशाल्लाह। हमारे पाकिस्तान में बोला जाता है उस काम के लिए जिस काम में, अच्छा एक और बात, क्या FAR2 के प्रीमियम लेक्चर्स लिए जा सकते हैं? हाँ सर, आराम से सारे के सारे प्रीमियम लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो। अच्छा, ये मैं जो मैंने आपको बताया ना कि मैं कोर्स लाइव पढ़ाऊँगा। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड्स छोटे हैं, बहुत छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत ही बच्चों वाले स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे IAS 41 है, गाय बैलों का हिसाब किताब है। तो अगर मैं 2-3 छोटे स्टैंडर्ड्स ऐसे हों जो मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूं तो आपको आई होप कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्लाह का नाम लेके अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है FRIC 1। बेटा आने वाले बनना, बेईमानी नहीं करना, ठीक है। पोर्टल पे प्रीमियम शो हो जाएंगे आजकल में, यूट्यूब पे अवेलेबल कर देना। सर रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे भी अवेलेबल कर दें, ठीक है बेटा। चाइना वाला ताला लेके हमें दे दें, हम कॉलेज को लगा दें, ठीक है ना। शुरू के कुछ लेक्चर हम यूट्यूब पे अवेलेबल कर देंगे, ठीक है जी। सर आपका और आकाश सर का कोर्स अलग चलेगा। भाई मेरा पूरा कोर्स अलग चलेगा, उसका पूरा कोर्स अलग चलेगा। वो भी पूरा FAR2 पढ़ाएगा, ठीक है जी। मैं भी पूरा FAR2 पढ़ाऊंगा। आपको जिस टीचर से कंफर्टेबल है आप उससे पढ़ें। रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आपको पोर्टल के ऊपर दोनों के मिल जाएंगे, ठीक है जी। पिछले अटेम्प्ट के भी डाल देंगे, उससे पिछले अटेम्प्ट के भी डाल देंगे, ठीक है जी। नहीं, वो फ्रेश रिकॉर्ड कराऊंगा मैं बेटा, दोनों से पढ़ सकते हैं, मर्जी आपकी बेटा, टाइम आपके पास बहुत है तो आप दोनों से पढ़ें, ठीक है जी। अच्छा, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, हम जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं ना FRIC 1, ये एक सिंगल इशू है, एक इशू है, एक अकाउंटिंग इशू है जिसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने जा रहे हैं बस, ठीक है जी। ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये क्या है, एक सिंगल इशू है। IAS 37 में उसका जवाब नहीं मिला लोगों को, तो उन्होंने ISB को कहा कि इसके ऊपर कोई रूल बना दें। ये एक सिंगल रूल है जो तुम देखने जा रहे हो, ठीक है जी। FRIC 1 का नाम क्या है? FRIC 1 का नाम है चेंजेस इन डिसमेंटलिंग लायबिलिटीज। अच्छा, मैं ज़रा बचपन की कुछ चीज़ आपको याद दिला देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने जो है वो ये चीज़ पढ़ी होगी, कुछ ने नहीं पढ़ी होगी, तो मैं उसको आपको याद दिला देता हूँ। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी या प्रोविजन। ऐसा आप एक लायबिलिटी या प्रोविजन कब रिकॉर्ड करते हो? हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सर मैंने एक सिग्नल तोड़ दिया, ठीक है जी। एक सिग्नल मैंने क्या किया?
वायलेट किया, ठीक है जी। ये वायलेट किया मैंने सर 12:15 पे। मैं यहाँ खड़ा हूँ सर 12:20 पे और मेरे साथ एक टुल्ला खड़ा है, ठीक है जी। ये क्या है मेरा प्रेजेंट है, ठीक है जी। ये मैं हूँ और टुल्ले की शक्ल बनाते काली, ठीक है जी। ये पुलिस वाला खड़ा है, ठीक है जी। और सुनो भाई, जिसके अब्बा पुलिस में उनके अलावा बात हो रही है, ठीक है। यहाँ देख लें तो सिग्नल मैंने तोड़ा सर 12:15 पे। 12:20 पे मैं मौजूद हूँ एक जगह पे और टुल्ला मुझे कह रहा है कि भाई आपका चालान कटेगा और चालान में आपने देने हैं पैसे। मैंने कहा पैसे कब देने हैं? उसने कहा पैसे आपको देने हैं कुछ दिनों में, ठीक है जी। ये है मेरा फ्यूचर। ये क्या है? और से देखना, पास्ट में एक इवेंट हुआ। इवेंट क्या हुआ? सिग्नल वायलेट हुआ। पहली चीज लायबिलिटी बुक करने के लिए ये जरूरी है कि पास्ट में कोई इवेंट हुआ हो, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं ऑब्लिगेटिंग इवेंट। क्या कहते हैं? ऑब्लिगेटिंग इवेंट, ठीक है जी। एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से क्या हुआ हो, आप आज 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 आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई हो, एक बल्ली आ गई हो, ठीक है जी। बल्ली क्या आई है जी? सिग्नल तोड़ा है तो सर 500 रुपए का चालान भरना है। इसका मतलब है मैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैरी कर रहा हूं, ऐसा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। हाँ हाँ, क्या क्या किस चीज ने आपको 500 रुपए के चालान के लिए लायबल बनाया है? सर सिग्नल जो मैंने तोड़ा है, एक पास्ट इवेंट हो चुका हो जिसकी वजह से मैं आज ऑब्लाइज्ड हूं कि मैंने क्या देने, पैसे देने। कब देने? फ्यूचर में देने। फ्यूचर में क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब कैश देना है मैंने सर, ठीक है जी। और सर कैश देने के चांसेस क्या हैं? 50% से ज़्यादा है। तो सर स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि अगर ये 4 कंडीशंस मीट होती हैं तो आपको आज की तारीख में एक लायबिलिटी बुक करनी है। अगर एक पास्ट इवेंट हो चुका हो जिसकी वजह से आप आज, आपको पक्का पता है कि आप लायबल हो, आप जिम्मेदार हो, आपको पता है कि फ्यूचर में जाके मैंने क्या पे करना है, पैसे पे करने, और पैसा पे करने का चांस कितना है? 50% से। तो आपको आज की तारीख में क्या बुक करनी है? लायबिलिटी बुक करनी है, ठीक है जी। आपको आज की तारीख में क्या बुक करनी है? मुझे बताएं सर, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लिखी थी कि अगर सामान वक्त पे ना पहुंचाए तो पेनल्टी लगेगी 5 लाख रुपए की। सर मैं लेट हो गया, नहीं पहुंचा पाया वक्त पे, डेडलाइन गुजर गई, आप लायबल हो गए हो। सर मैं 31 दिसंबर पे खड़ा हूं, मैंने 25 दिसंबर को सर कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज ब्रीच किया। 31 दिसंबर को मैं लायबल हूं, हाँ लायबल हूं, मुझे पैसे देने, पेनल्टी पे करनी है आगे के कुछ दिनों में। तो क्या मैं पेनल्टी का प्रोविजन बुक कर लूं? यस सर, बुक कर लेना चाहिए। सर मैं एक होटल चलाता हूं सर, मैंने लोगों को अफ्तार में 15 जनवरी की अफ्तार में, 15 मार्च की अफ्तार में लोगों को मैंने गलत चीज़ें खिला दी जिससे पेट खराब हो गया उनके, लेकिन वो घर चले गए। उन्होंने सर 15 की शाम में जब उनके साथ ये हुआ, 18 तारीख को जब ठीक हुए, कोर्ट चले गए। कोर्ट में गए तो सर मेरे ऊपर केस हो गया। अब बताओ, मैं कोर्ट में खड़ा हूं, क्या मैं प्रेजेंटली ऑब्लाइज्ड हूं? हाँ सर, क्योंकि मैंने पास्ट पे क्या किया है, एक गलत काम किया। आज मैं लायबल हूं, पैसे कब देने? मुस्तकबिल में देने। तो सर इसका मतलब है ये 4 कंडीशन जब भी पूरी होंगी आपने क्या बुक करनी है? लायबिलिटी बुक करनी। जितनी भी लायबिलिटीज उठाओ। सर आप मुझसे पढ़ के चले गए, सेशन खत्म हो गया, आपने 5,000 रुपये नहीं दिए, पास्ट इवेंट क्या है? आप पढ़ चुके हो सर, प्रेजेंटली ऑब्लाइज्ड हो, देने ना 5,000 रुपये, देने कब देने? आगे आने वाले दिनों में दे देंगे। चांसेस कितना है देने का? 50% से ऊपर चांस है, तो आपने क्या करना है? लायबिलिटी बुक कर लेनी है, ऐसा। अच्छा जी, अब बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, अच्छे तरीके से एक चीज़ सुनना। मैंने क्या किया, मैंने एक पीपी ख़रीदा, एक प्लांट ख़रीदा। मैंने गौर से सुनना, इस प्लांट की कॉस्ट थी 100 रुपये। कितने? 100 रुपये। जब मैंने ख़रीदा ना तो मैंने बुलाया एक इंजीनियर प्लम्बर को। मैंने कहा प्लम्बर साहब, इंजीनियर साहब, आजकल आप लोग जो है ना दीन के मसलों का काम कर रहे हैं, ज़रा ये मशीन भी जो है वो घुसेड़ के दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, वैसे तो हमारा काम ये, लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, आजकल हम दीन पढ़ा रहे हैं लोगों को, ठीक है। जो पिछले 1400-1500 साल से लोग दीन पढ़ा के गए हैं वो सही नहीं पढ़ा के गए, हम आपको पढ़ाएंगे दीन, ठीक है जी। हम हैं प्लम्बर लेकिन टाइट काम करेंगे। यहाँ बोर्ड पे देखें,
तो प्लम्बर साहब ने इंस्टॉलेशन करते करते मुझे 4 ऐसे मसले बताए जिसका करंट टाइम से कोई वास्ता नहीं है, करंट टाइम के दीन से कोई वास्ता नहीं है। वो 1400 साल पहले का कोई मामला था, वो आज उन्होंने उठा के मुझ में और मेरे भाई में फड्डा करा दिया, ठीक है जी। और वो खुश हो रहे कि देखा मैंने आपको दीन सिखा दिया है, ठीक है जी। तो फड्डा क्या था जी, हाथ खोल के नमाज पढ़ना या बंद करके, ठीक है जी। तो भाई मेरा जो है वो अहले तशी है, वो हाथ खोल के पढ़ता है, मैं सुन्नी हूँ, मैं हाथ बांध के पढ़ता हूँ। उसने कहा तुम दोनों ही बेकार हो, ठीक है जी। तो अब वो क्या कर रहा है, प्लांट की इंस्टॉलेशन कर रहा है, ठीक है जी। अब बोर्ड पे देखना सर उसने खर्चा कितने का किया जी, खर्चा कितने का मांगा, 20 रुपये का। गौर सुनना भाई, अगर मेरे किसी बात से जो है ना किसी की रिलीजियस किसी की फेवरेट पर्सनैलिटी हिट होती है, मैं माजरत करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी अल्लाह के वली के बारे में, किसी मसलक के किसी जय्यद आलिम के बारे में जिसने अपनी ज़िंदगी मज़हब के लिए लगाई हो, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, कोई भी हो, मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन जो लॉन्च लोग होते हैं ना, मैं उनकी इज़्ज़त नहीं करता, ठीक है जी। एग्ज़ाम्पल है ये हमारे मोहल्ले का दर्जी, ठीक है जी। आगे छोड़ दें देने बस, बोर्ड में देखो। तो अब मुझे बताया, हमने सिर्फ प्लांट इंस्टॉल कर दिया, ज़मीन में जो है वो हमने प्लांट को गाड़ दिया। अब जैसे ही ज़मीन में प्लांट को गाड़ा तो गवर्नमेंट की तरफ से कल लेटर आ गया। गवर्नमेंट ने कहा ये ज़मीन तुम्हारे बाप की नहीं है, इस ज़मीन में जो आपने एसिड डाला है ना, ये आपको निकालना पड़ेगा। मैंने कहा यार मैं जब इसको इस्तेमाल कर लूँगा ना तब निकालूंगा। गवर्नमेंट ने कहा हम वही कह रहे हैं, ये नहीं करना कि यहाँ से जब प्लांट निकालो ना तो खड्डा छोड़ के चले जाओ, ये नहीं करना आपने जगह रिस्टोर करके देनी है। आमतौर पर इस तरह के मामला किन कंपनीज़ के होते हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ के होते हैं जिन्होंने खंबे गाड़े होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ के होते हैं जिन्होंने खंबे गाड़े होते हैं, ये ऑयल एंड गैस कंपनीज़ के होते हैं जो ड्रिलिंग एक्सरसाइज करती हैं ऑयल निकालने के लिए, ठीक है जी। इनको कहते हैं भाई जब ऑयल नहीं निकला ना तो ये जगह भर के जाना, ऐसे नहीं खाली छोड़ देना इसको। तो हमने जब प्लांट इंस्टॉल किया, जैसे ही इंस्टॉल किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लेटर आ गया कि जी जब आप इसको निकालेंगे ये सॉइल क्या करके देना, आपने रिस्टोर करके देना। मैंने कहा मैं ये काम तो 4 साल बाद करूंगा, इस एसिड की लाइफ कितनी है, इस एसिड की लाइफ है जी 4 साल, में तो 4 साल बाद करूंगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा 4 साल बाद करना, लेकिन उखाड़ के जरूर जाइए। मेरा सवाल है, आज की तारीख में मैं ज़मीन में एसिड गाड़ चुका हूं, ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो गया, आज मैं लायबल हूं कि जब भी इस प्लांट को निकालूंगा, आज कल परसों 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद मुझे खड्डा क्या करना है, भर के देना है। तो मैं आज ही ऑब्लाइज्ड हूं, द मोमेंट मैं इस एसिड को निकालूंगा उसी वक्त मैं लायबल हो जाऊंगा। मेरा इरादा है कि मैं इसको कब निकालूंगा, 4 साल बाद। लेकिन अगर आप इसको 3 साल बाद भी निकालेंगे तो आपको ये खड्डा भर के देना है, 2 साल बाद भी निकालोगे खड्डा भर के देना है, साल बाद भी निकालोगे खड्डा भर के देना है, कल निकालोगे, अभी निकालोगे तो अभी भी आपने क्या करना है, ये पैसा पे करना है। मेरा इरादा क्या है मुझे बताओ, क्या एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो गया, क्या मैं करंटली ऑब्लाइज्ड हूं, क्या मुझे लगता है कि फ्यूचर में मुझे पैसे देने पड़ेंगे खड्डा भरने के लिए, क्या इसका चांस 50% से ज़्यादा है? हाँ सर बिल्कुल 50% ज़्यादा है, मैंने पैसे देना, ऐसे नहीं भाग सकता, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ मैं। अब बताओ ये 4 कंडीशंस मीट हो गई हैं, तो मैंने क्या किया, इंजीनियर को बुलाया, मैंने कहा भाई अगर 4 साल बाद हम इस खड्डे को भरें तो कितने पैसे लगेंगे। उसने कहा जी एस्टिमेट है ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, हमें लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर एसिड को भरने के लिए 16.05 रुपये पे करने पड़ सकते हैं। कब? 4 साल के बाद। कितने? 4 साल के बाद। इसको एक काम करो, इसका एग्जैक्ट नंबर हम निकाल लेते हैं। हैं? ये 4 साल बाद की फिगर है, तो 1 मिनट रुक जाओ सर। ये है 23.426, ये अमाउंट है जो हमने पे करनी है। कब? 4 साल के बाद। मैंने इंजीनियर्स को बुलाया, मैंने कहा जी आपका काम है ये एस्टिमेट निकालना। उन्होंने कहा जी ये 23.426 बनेगा जब आप इसको निकालेंगे। कब? 4 साल के बाद। ऐसा? अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये लायबिलिटी मुझे आज से बुक कर लेनी चाहिए? ऐसा है? ऐसा है या नहीं? सर ये लायबिलिटी आज से बुक करनी चाहिए, बिल्कुल, इस पर कोई दूसरी बात नहीं। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी बुक करने की चारों कंडीशन क्या हो गई है। सर एसेट का गाड़ना एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट था, आज मैं ऑब्लाइज्ड हूँ, आज ही मैं एसेट को निकालूं तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, जिम्मेदार हूँ मैं। सर फ्यूचर में पैसे देने, क्योंकि मैं फ्यूचर में इसको डिस्पेंडल करूंगा और उसके चांसेस भी
अच्छा, अब मैं आपसे साथ ही साथ ये पूछ रहा हूं, आप लायबल हो, आपने लायबिलिटी बुक करनी है, बुक कब करनी है? अभी बुक करनी है, आज, क्योंकि सर प्रेजेंट में लायबिलिटी बुक करनी है। याद रखना, लायबिलिटी बुक करने के लिए कुछ चीजें पास्ट में होनी चाहिए, कुछ फ्यूचर में और कुछ प्रेजेंट में। पास्ट में क्या हुआ है? ऑब्लिगेटिंग इवेंट। फ्यूचर में क्या है? पेमेंट है और उसका चांस है, आज हम लायबल हैं, ऐसा। अब मेरा एक सवाल है सर, IAS 16 खोलता हूं तो IAS 16 में लिखा है एसेट को खरीदने से लेके उसको डिजायर्ड लोकेशन कंडीशन में ले जाने तक का जितना खर्चा है वो कैपिटलाइज होगा। आपके लिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज करने वाली अमाउंट है क्या? इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए? हाँ सर, क्योंकि बगैर इंस्टॉलेशन के इस एसेट को चला, इंस्टॉलेशन की वजह से दो खर्चे आ रहे हैं, एक आज आ रहा है, एक 4 साल बाद आ रहा है। एक आज आ रहा है तो सर ये दोनों खर्चे इंस्टॉलेशन के नाम पे क्या होने चाहिए? एसेट में रिकॉर्ड होने चाहिए। तो मुझे बताओ सर, ये जो मेरे पास 23.426 की अमाउंट है, ये कितने टाइम बाद की है? अब दिमाग में बिठा लेना कि वो तमाम लायबिलिटीज जो 12 महीनों से आगे पे करनी है, वो तमाम अमाउंट जो 12 महीनों से बियॉन्ड पे करनी है, 12 महीनों से बियॉन्ड पे करनी है। स्टैंडर्ड कहता है जनाब टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। $1 या ₹1 आज, 1 साल बाद वो नहीं होगा, 2 साल बाद वो नहीं होगा, 3 साल बाद आप क्या करें सर? उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। क्या निकाल लें? मुझे बताएं 23.426 कब पे करना है? 4 साल बाद, 12 महीने बाद जा रही है बात, 12 महीने से बियॉन्ड है, तो स्टैंड कहता है इसकी क्या निकाल लो। अब बता इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूं मेरे बच्चों में? सर आप 23.426 की प्रेजेंट वैल्यू निकालें। सर एक रेट आपको एग्जाम में दिया होगा, मैं अज्यूम कर लेता हूँ 10%, ठीक है जी? कितना? 10%। कितने साल है? ये प्रेजेंट वैल्यू तो निकालने आती है ना भाई सबको, हैं? ठीक है जी। कितना? 16 रुपए। ये आ गया जी 16 रुपए प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा। अब बताओ कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा जी इंस्टॉलेशन की वजह से मुझे 20 रुपए आज देने हैं, 23 रुपए 4 साल बाद देने हैं, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है? 16 रुपए। तो स्टैंडर्ड कहता है आप एक काम करें, इसको आज रिकॉर्ड कर लें। क्या कर लें? आज रिकॉर्ड कर लें। 12 महीने का कोई टाइम पीरियड है? हाँ सर, 12 महीने का टाइम पीरियड स्टैंडर्ड ने दिया हुआ है कि जो लायबिलिटी 12 महीनों से ज्यादा जा रही है उसकी डिस्काउंटिंग लाजमी करनी है। उसमें आपके पास ऑप्शन, ये कब पे करना है आपने? अच्छा, अब इसकी लॉजिक बताओ। 4 साल बाद पे करनी है, 23 रुपए है, लेकिन आज लायबिलिटी कितने में बुक कर रहे हैं हम? 16। ऐसा क्यों? आज अगर आप इस लायबिलिटी से जान छुड़ाना चाहते हैं ना, आप 16 रुपए पे करके जान छुड़ा सकते हैं। कैसे? आज आप बैंक में रखवा दें और ये 16 रुपए खुद ब खुद 4 सालों में कितने हो जाएंगे? 23 रुपए हो जाएंगे। आपको 23 रुपए पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज इस लायबिलिटी की असल वैल्यू कितनी है? अब बताओ सर, मैंने कितने पैसे पे कर दिए इस एसेट के लिए? 100 पे किया खरीदने के लिए, 20 पे किया इंस्टॉलेशन के लिए, और प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 16 पे करूंगा 4 साल बाद, ऐसा। तो मैं इसको क्या नाम दे दूं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट। कितने हो गए ये पैसे? 100। अब बताओ, मैं इसकी एंट्री पास कर रहा हूं आज ईयर 0 पे, मैं एंट्री पास कर रहा हूं जी PPE डेबिट, पता है कितने से? 136। कैश कितने से क्रेडिट? 100 मैंने कैश पे किया, 20 मैंने कैश पे किया, कितने? 120। और प्रोविजन या लायबिलिटी फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितने की? 16 रुपए की। अब बताओ ये 16 रुपए की लायबिलिटी मुकम्मल है या ये सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू है? ये मुकम्मल नहीं है, ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा। ये पहली बात समझ आ गई। हमने डे 1 पे क्या किया? एस्टिमेट चेंज भी तो हो सकता है, इसी चीज का नाम तो है चेंजेस इन डिसमेंटलिंग लायबिलिटीज, यही तो हमने पढ़ना है, ठीक है जी। अच्छा जी, प्रोविजन और लायबिलिटी में थोड़ा सा फर्क होता है, जॉन बता रहा हूं थोड़ी देर आगे जाके, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, मेरे पास सर डे 1 पे क्या रिकॉर्ड हो गया? PP रिकॉर्ड हुआ एसेट के अंदर, कितने? 136 रुपए। इसमें क्या शामिल है? 100 रुपए की परचेज कॉस्ट, 10 रुपए का, 20 रुपए का क्या चीज? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन क्यों कैपिटलाइज किया? IAS 16 कहता है प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए पैसा जो आप पे करोगे जरूरी है कि आप उसको एसेट में कैपिटलाइज करो, लेकिन वो तो 20 है ना, 16 क्यों कैपिटलाइज? वो भाई इसी इंस्टॉलेशन की वजह से तो मुझे 23 रुपए आगे पे करने, तो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट 20 नहीं है, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट 20 प्लस डिसमेंटलिंग लायबिलिटी है। डिसमेंटलिंग लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? अब बताओ, मैंने सर डिसमेंटलिंग लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दी, डबल एंट्री क्या बनाई इसकी मैंने? सिर्फ डिसमेंटलिंग लायबिलिटी की, PP डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, ऐसा। अब 16 रुपए से। अब मेरा एक सवाल है, बड़ी बेसिक सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताओ
डिसमेंटलिंग से हम एसेट बनाते हैं, लायबिलिटी बनाते हैं? डिसमेंटलिंग लायबिलिटी, ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड होती है, लायबिलिटी के तौर पे? लायबिलिटी के तौर पे उसकी पेमेंट रिकॉर्ड करनी है, ये प्रोविजन, और उसको इमीडिएटली एक्सपेंस आउट करने की जगह हम क्या करते हैं? पीपी में कैपिटलाइज कर देते हैं। तो इसका डेबिट पीपी में जाता है और इसका क्रेडिट प्रोविजन में जाता है, ऐसा? इसका डेबिट किस में जाता है? पीपी में जाता है, और इसका क्रेडिट कहाँ जाता है? प्रोविजन में जाता है, ऐसा है। अब बताओ, हमने डे 1 की अकाउंटिंग कर ली, डे 1 की अकाउंटिंग कर ली, ये बात भेजे में बैठी। अब बताओ डिसमेंटलिंग लायबिलिटी क्यों डे 1 पे रिकॉर्ड की जाती है? सर क्योंकि हम एसेट इंस्टॉल कर चुके हैं और पास्ट इवेंट हो गया, करंटली हम ऑब्लाइज्ड हैं, जब एसेट को उखाड़ेंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा, जब कारोबार बंद करेंगे पैसा देना पड़ेगा, फ्यूचर में हमने पेमेंट करनी है और उसके चांसेस 50% से, तो आपको डिसमेंटलिंग लायबिलिटी बुक करनी है। डिसमेंटलिंग लायबिलिटी तो लायबिलिटी है ना, डेबिट कहाँ डालोगे? सर हम पीपी के अंदर डालेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये खर्चा इंस्टॉलेशन की वजह से आ रहा है, और वो सारे खर्चे जो एसेट को प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए और प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी है, ये 16 कहता है सबको क्या करो? कैपिटलाइज करो, ऐसा है। 16 अब बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, ऐसा है। अब बताओ इसमें ये जो आपने 136 रुपये कैपिटलाइज किए हैं, इसमें 120 रुपये कन्फर्म्ड अमाउंट है, 16 रुपये क्या है? प्रोविजन एस्टिमेट, ऐसा है। ये पहले यहाँ तक कॉपी करो, आगे के सालों में हम जा रहे हैं। मनुष्य तुम लोगों को मैंने FAR 1 में भी करा दिया था, हैं यार? आप यकीन करो, मैं नमाज़ पढ़ कर आया तो मैंने स्कोर कार्ड खोला, उस पर दे 141 पे 1, मैं 2 दफ़ा आंखें ऐसे मली, मैंने कहा 14 पे 1 है, 41 पे 1 है, ठीक है जी। हैं? नहीं, मुझे उस बच्चे के लिए बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो सिकंदर बदबख्त उसके पीछे पड़ा हुआ था कि 4 मैच खेल के आया है, 4 मैच खेल के आया है, इसको क्यों डाल दिया? अहमद शहजाद उसको गालियाँ दे रहे। जो अहमद शहजाद किसी कुत्ते को भी गालियाँ देना, आप उसको हीरो समझें। हैं? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं अभी नमाज़ पढ़ा था जुम्मे की, तो एक चाचा कुर्सी पे बैठे हुए थे और मैं नफल पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, तो मैंने 2 रकात नफल पढ़े और चाचा ने पीछे से मुझे आवाज़ दी, 4 रकात सुन्नत थी बेटा, आपने 2 पढ़ी है। आमतौर में बुज़ुर्गों को जवाब नहीं देता, लेकिन उसने जितनी ज़ोर से बोला ना, मुझे लगा कि यार अब लोगों के सामने चाचा को जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा चाचा 4 रकात सुन्नत मैं घर से पढ़ कर आया था, ये 2 रकात होती है तहियतुल मस्जिद की नमाज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नमाज़ साबित है कि आप जब मस्जिद में आए तो 2 रकात नफल पढ़ लें। मैंने कहा चाचा ये नफल होते हैं। दिल मेरा ये कर रहा था मैं चाचा को बोलूँ कि चाचा कुर्सी पे बैठ के नमाज नहीं होती, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, हर एक को उंगली करने वाला बंदा ना, ये जब बुढ़ा हो जाता है ना, तो ये अहमद शहजाद का ये वाला टाइम चल रहा है अभी, ठीक है ना? हैं? फुरकान भट्टी को भी सुनते हैं बेटा, वो खुद अपने आप को नहीं सुनता, कान ही नहीं है उसके, नाम में उसके कान है लेकिन जिस्म पे नहीं है। आपको मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, आप जब भी कोई बड़ा काम करें पाकिस्तान में खामोशी से करें, ठीक है? और उसको फेसबुक पे ना डालें, क्योंकि ये कौम ऐसी कौम है कि आप कुछ भी कर लें ना, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, ये आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगी। नहीं, आप ज़फ़र अब्बास को छोड़ो, किसी का भी नाम ले लो, आप कभी ये आपको अप्रिशिएट नहीं करेगी। तो आप कुछ भी अच्छा काम करो, बुरा काम करो, ये वाली कौम जो है ना आपको कहीं नहीं छोड़ेगी। एक बंदे ने कहा यार मैं अपनी बीवी के साथ अच्छे से रह रहा हूँ, 2 में 4 शादियाँ कर सकता हूँ। नीचे जो है ना कुमारवाड़े की लाइबा उसके साथ लड़ रही है कि आपने गलत बात बोली। तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं। ऑब्लिगेटिंग इवेंट वो इवेंट है जिसकी वजह से आप लायबल हुए हो, फंसे हो आप। मुझे एक बात बताओ, मुझे कोर्ट में बुलाया गया कि जी आप पे एक पेनल्टी लगाई जा रही है क्योंकि आपने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट की नॉन कंप्लायंस की है। तो ये नॉन कंप्लायंस करना क्या था? ऑब्लिगेटिंग इवेंट था, ठीक है जी। आज मैं लायबल हूँ सर, कोर्ट ने मुझ पर पेनल्टी लगा दी है, पैसे कब देने? फ्यूचर में देने। ऐसा पब्लिक में बताइए, आप भी दुआ करें यार, आपको भी अल्लाह के नबी की ज़ियारत हो।
मैं तो एक बहुत ही घटिया आदमी हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे आ गया मेरे ख्वाब। बड़े हम आगे, और ये अभी नहीं है, ये कोई 13-14 साल हो गए हैं, अभी कल परसों नहीं है। उस वक्त शायद मैं अच्छा इंसान था, ठीक है ना, उस वक्त मैं इतना पोल्यूटेड नहीं था जी। आगे बढ़े। अच्छा, अब बताओ हमारी इस एंट्री से हमारी बैलेंस शीट पे कितनी चीज़ें लॉन्ग टर्म बेसिस पे आ गई हैं? दो चीज़ें, दो, एक एसेट है और दूसरा प्रोविजन है। ऐसा एक एसेट है, अच्छा ये प्रोविजन कितने पे रिकॉर्डेड है? 16 पे रिकॉर्डेड है। एसेट कितने पे रिकॉर्डेड है? इस्तेमाल करते जाओगे एसेट की वैल्यू नीचे आती जाएगी, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अच्छा, लायबिलिटी की वैल्यू क्यों बढ़ेगी, इस पे हम पहले बात कर लेते हैं। मुझे बताओ, जब पहले साल का एंड आएगा मैं क्या करूंगा? मैं इस पीपी को डेप्रिशिएट करूंगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 136 डिवाइडेड बाय 4 कितना? 34, और अलाउंस क्रेडिट, ऐसा मेरे प्यारे बच्चे 34 रुपये से क्रेडिट हो गया। अब ये लायबिलिटी जो कि कितने साल के फासले पे थी? 4 साल के फासले पे, 0, 1, 2, 3 और 4, ये यहाँ थी मौजूद 23.426, ऐसा। आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ निकाली, कितनी आई? 16 रुपये, ऐसा है। अब तो आप यहाँ नहीं हो, अब आप कहाँ आ चुके हो? मैं आ चुका हूँ सर यहाँ पर, यहाँ आ चुका हूँ। तो अब एक काम करते हैं, या तो आप इसको उठा के आगे ले जाएं या इसको उठा के पीछे आ जाएं, आपकी मर्जी है। सूद का रेट कितना है? तो सर 16 रुपए को अगर मैं 1 साल आगे ले जाऊं तो 16 इंटू 1 + 10% कितना? 17.6। दूसरा तरीका क्या है? क्या आप उस 23.426 को पीछे ले आए? कितने साल? 3 साल। तो ऐसे निकाल सकता हूं 23 डिवाइडेड बाय 1 + 10% रेज़ टू द पावर 3 कितना? 17 दोनों सूरतों में आपको ये बताया जा रहा है कि लायबिलिटी को 16 नहीं रहने दो, उठा के कितने पे ले जाओ? 17.6 पे। तो लायबिलिटी को बढ़ाना है, कम करना है? बढ़ाना है। तो लायबिलिटी का बढ़ना एक अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान और बढ़ रहा है, पैसे और ज्यादा देने। तो लायबिलिटी को हम कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है जी। क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं पहले साल के एंड पे। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 1.6। 1.6 कहां से आया? 17.6 और 16 का डिफरेंस। 16 रुपये में तो लायबिलिटी ऑलरेडी बुक्ड है ना, हमें उसको कहां लेके जाना है? 17.6 पे। और डेबिट क्या करूं? पीएनएल। हाँ सर पीएनएल कर दें, लेकिन उसको एक नाम दे देते हैं हम। नाम क्या दे देते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितना? अब एक बच्चा कहेगा इंटरेस्ट क्यों आ गया भाई? बिल्कुल नॉन कैश है। मुझे बताओ सर ये इंटरेस्ट क्यों आ गया? देखो, लायबिलिटी को ना पे करने की वजह से अगर उसकी अमाउंट बढ़ रही है ना, आम फैम अल्फाजों में उसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है जी। आम तौर पे लायबिलिटी का बढ़ जाना, ठीक है जी, हम उसको क्या नाम देते हैं? नॉन पेमेंट की वजह। आप इससे जान छुड़वा सकते थे ना, कब? ईयर 0 पे। कैसे? 16 रुपये में आप जान छुड़ा लेते। आपने जान छुड़ाई नहीं, तो अब इसकी वजह से क्या हो गया? अब ये लायबिलिटी 16 नहीं रही बल्कि 17.6 हो गई है। तो अब अगर जान छुड़ाना चाहते हो कितने देने पड़ेंगे? 17.6, ऐसा है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास जब साल खत्म हुआ तो मेरा पीपी कितना रह गया? मेरा पीपी कितना रह गया सर? 136 में से 34 निकल गया। 136 में से 34 निकल गया, ये रह गया कितना? 100। और मेरे पास प्रोविजन, सर मेरे पास 16 रुपये का प्रोविजन था, 1.6 से बढ़ गया, कितना हो गया? 17.6, ऐसा है। ये कब? पहले साल के एंड की चीज़ है। अब बताओ 1 साल और गुजरेगा तो 1 साल और गुजरेगा तो क्या होगा? सर मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? सर दोबारा 34 से। और अलाउंस क्रेडिट कितने से? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं दोबारा आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ सर। अब बताओ हमारी जो 2 साल गुजर चुके हैं, ये जो अमाउंट हमारे पास ईयर 0, 1, 2, 3 और 4 पे 23.426 थी ना।
ये थी, ये आप यहाँ ले आए थे ईयर 1 पे, ये बन रही थी कितनी 17.6। अब या तो 17.6 को 1 इंच आगे ले जाओ ईयर 2 पे, या क्या करो उसको पीछे ले आओ। तो 17.6 को इसको आगे लेके जाओ, कितना आ रहा है सर? 17.6 इंटू 1.1 कितना? 19 हाँ जी 19.36, और इसको पीछे भी लाते दो 19 आपकी लायबिलिटी इस वक्त कहाँ खड़ी है, और आपको लायबिलिटी लेके कहाँ जानी है? कितना बढ़ाऊं उसको? 1 अब अपने प्रोविजन को हम 1 इंच और बढ़ा देते हैं। क्या एंट्री पास करते हैं ईयर 2 पे? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1.76, और ऐसा है मेरे बच्चों, ये बात भेजे में बैठती है सर, इसको कॉपी करें। और हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हमने अभी इफ्रिक 1 शुरू नहीं किया। इफ्रिक 1 किस चीज़ को कहते हैं? व्हाट इफ के ये डिसमेंटलिंग लायबिलिटी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। व्हाट इफ के एसेट की लाइफ 4 की जगह 5 हो जाए। व्हाट इफ के सूद का रेट चेंज हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कब पढ़नी है? अगली क्लास में। और हमारी अगली क्लास होगी अब मंडे या ट्यूसडे को। ठीक है जी, डन है जी, ये कॉपी कर लेंगे आप। ये हमारा तकरीबन 5 के करीब क्लासेस चलेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि ईद से पहले इसको फड़का दें। ठीक है जी, हाँ ये सारी चीज़ें अभी तक हमने जो पढ़ी ना वो मैंने R1 में पढ़ा दी थी, मैंने पढ़ा दी थी। बाकी लोग शायद इसलिए नहीं पढ़ाते होंगे, कोर्स में नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड है, ये इफ्रिक 1 है, स्टैंडर्ड नहीं है, एक रूल है जो आप पढ़ रहे हो। अच्छा, ये डिफरेंशियल अमाउंट जो सूद है इसको कैपिटलाइज नहीं करना है। सूद एक ही सूरत में कैपिटलाइज होता है, जब एसेट की कंस्ट्रक्शन चल रही हो। ठीक है जी, नहीं वीकेंड पे क्लासेस नहीं हुआ करेंगी। जी मेरा बच्चा, पूछो पूछो। ईद वाले दिन बुलाऊं तो मैं हैं? सर ये रूल कहाँ यूज़ करेंगे? कौन सा वाला रूल? यार अभी देखो मेरी बात सुनो, हमने ना अभी सिर्फ ये पढ़ा है कि डिसमेंटलिंग लायबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, रूल इस चीज़ के ऊपर नहीं है। रूल इस चीज़ के ऊपर है कि व्हाट इफ के उसमें चेंजेस आ जाएं तो कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, तो ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। ठीक है, बिल्कुल मैं दूंगा बेटा। चले जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन, अस्सलाम वालेकुम।